चलो भाई, अपना क्या कहां पर थे अपन, महाजनपद ये राजधानी है ना, ठीक है, ये हो गया। विशाल ये हो गया, बज्जी वैशाली हो गया। अवंती, अवंती उज्जैन ये तुम्हारा एमपी, ठीक। मत्स्य विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ये जयपुर में पड़ता है। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र पोर्ट या पोर्टली गोदावरी, ये इंपोर्टेंट है। गांधार, तक्षशिला, पेशावर। आगे कंबोज, ये हाटक इसकी राजधानी। काशी, यहां से इंपोर्टेंट है ये 8 के 8, जो कि कहां पर है अपने उत्तर प्रदेश में, जो कि कहां पर है उत्तर प्रदेश में 8 के 8। काशी वाराणसी याद है। वत्स कौशाम्बी, बस शाम तक रुक जा, बस कहां तक रुक जा, शाम तक, याद हो गया। कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती बौद्ध धर्म में भी पढ़ा था, श्रावस्ती। मल्ल कुशी कुशी प्राण त्याग देते हैं, मल्ल कुशीनगर हो गया। पांचाल अहिछत्र काम्पिली, ये याद कर लेना, इनके रीजन भी दे रखे हैं, कौन सा किस रीजन में है। आगे छेदी शक्तिमती, शक्ति लोग छेद छेद कर देते हैं, छेदी, ये याद हो गया। कुरु इंद्रप्रस्थ, मेरठ वाला रीजन जो है। सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा वाला रीजन है, ठीक है, ओके। आगे आ जाओ। ये महाजनपद से आना ही आना है। एक उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद है, 8, 8 के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे मगध का, तो मगध का 16 महाजनपदों में से एक था, जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। वर्तमान में इसका क्षेत्र बिहार राज्य में पड़ता है। ये जहां मतलब जो इंपोर्टेंट है वो बता रहा हूं। सबसे पहले बृहद्रथ, बृहद्रथ वंश का शासन था, संस्थापक बृहद्रथ, सबसे प्रतापी शासक जरासंध, इसका मगध का, ठीक है। आगे आ जाओ। परंतु इसे हमें इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार महाजनपद मगध पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया, कुल 7 ने, ये हमें पढ़ना है। 7 के उत्तर प्रदेश पुलिस को मद्देनजर रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है जी, मद्देनजर रखते हुए। आगे हसीना मासुक साथ, हसे हर्यकवंश संस्थापक और ये अंतिम शासक, ये संस्थापक है, ये अंतिम शासक है। हर्यकवंश बिंबिसार और अंतिम शासक नागदशक। देखो, हसे हर्यकवंश, सी शिशुनागवंश, ना नंदवंश, मा मौर्यवंश, शु सुंगवंश, का कड़वंश, 7 आंध्र सातवाहन वंश। हसीना मासुक सात ट्रिक है। शिशुनाग शिशुनाग, नंदवंश महापदम नंद, मौर्यवंश चंद्रगुप्त मौर्य, सुंगवंश पुष्यमित्र सुंग, कड़वंश वसुदेव, आंध्र सातवाहन सिमुक, सिंपल है। सातवाहन सिमुक, कड़व, वसुदेव, सुंग, पुष्यमित्र सुंग, मौर्यवंश चंद्रगुप्त मौर्य, नंद महापदम नंद, शिशुनाग शिशुनाग, हर्यकवंश बिंबिसार। सबका क्लू है तो है। अंतिम शासक ये दे रखे हैं तुम्हारे। आगे बढ़ते हैं। हर्यकवंश इंपोर्टेंट, इसके बारे में एक चीज ध्यान रखें, पितृहंता वंश, पितृहंता वंश, क्या, पितृहंता वंश, ठीक है। बिंबिसार, इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ठीक है। बिंबिसार अजातशत्रु उदयन ये इसके शासक हैं। बिंबिसार, फिर अजातशत्रु उदयन, ये नागदशक, ये आपस में बेटे हैं इसके, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, ऐसे करके। राजधानी गिरिजवर या राजगृह, मगध की राजधानी, ठीक है, मगध में ही तो शासन कर रहे हैं वंश, ठीक है। पहला हर्यक वंश है, ठीक है। आगे बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से, ये हटाओ। इंपोर्टेंट चीज पढ़नी है ओनली, ये भी कुछ नहीं है भाई, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी जो इंपोर्टेंट होगा बता दूंगा। पीडीएफ पर नहीं तुम्हें मान लेनी है, लेकिन पीडीएफ में डाल दूंगा आज। आगे 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 अजातशत्रु, इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी, तो पितृहंता ये भी हो गया, ठीक है। पितृहंता अजातशत्रु, इसका कोई शत्रु न हो, ये दोनों इंपोर्टेंट चीज है हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न, शत्रुघ्न राम जी के भाई शत्रुघ्न, ठीक है। इसे कुड़क भी कहा जाता था, किसको, अजातशत्रु को क्या कहा जाता, कुड़क भी कहा जाता। उपनाम ध्यान रखना। इसी के शासन काल में पहली बार बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु, पहली जो हुई थी, पहली 483 में, ठीक है। कहाँ हुई थी पहली, राजगृह में, ठीक है। और इसका वो कौन था, महाकश्यप अध्यक्ष जो रहा था। इसी के शासन काल में पहली बौद्ध संगति हुई थी। इसने वैशाली पर आक्रमण करके मगध में मिला लिया, उदयन आ गया। इसमें कुछ खास नहीं है ऐसा, इसने भी हत्या करी थी, ठीक है। पाटलिपुत्र स्थापना करी उदयन ने, इसने पाटलिपुत्र की इंपोर्टेंट है, पाटलिपुत्र जो पटना है अभी प्रेजेंट में, जो पटना है, स्थापना करी और अपनी राजधानी बनाया। उदयन के बाद उसका नागदश मगध का शासक बना। नागदश की हत्या करके इसका सेनापति शिशुनाग ने किसकी, शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी, राजधानी वैशाली बनाई। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, उसने राजधानी बनाई। कालाशोक शासक था। द्वितीय बौद्ध संगति इसी के शासन में हुई थी, राजधानी पाटलिपुत्र। अंतिम शासक नंदीवर्धन, ये खत्म हो गया। जो इंपोर्टेंट है वही हाईलाइट करवा रहा हूं मैं। नंदवंश, इसका संस्थापक महापदम नंद, यह इस वंश का सबसे महान शासक था, यह इस वंश का सबसे महान शासक था। उपाधि सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला, कौन, महापदम नंद। एक राट की उपाधि थी, एक ही सम्राट, कलिंग जीतने वाला, कलिंग जीतने के बाद मतलब इसने कलिंग जीता तो इसने एक राट की उपाधि दी थी, एक राट और सर्व छत्रांतक, ठीक है। आगे घनानंद, इसने ही तो इंसर्ट करी थी
मतलब तौहीन करके निकाला था अपने दरबार से किसको, चाणक्य को। चाणक्य ने फिर चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करा था, इसको बीट करके फिर मौर्य वंश आया था। ठीक है, वो चीज है ये। देखो ये आनंद वंश का अंतिम शासक था, यह सिकंदर के समकालीन शासक था। इसी के समय 326 ईसा पूर्व मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया था, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना करी। शॉर्टकट में वो पिछली मैंने बताया था एक क्वेश्चन आएगा, वहीं से चीज है ये। ठीक है, चाणक्य इसके दरबार में रहता था, इसने बेइज्जती कर दी घनानंद ने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करा, इसको बीट करवाने के लिए आक्रमण कर हरा दिया, तो मौर्य वंश की स्थापना हो गई। मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण, ईरानी और यूनानी, ई और यू, पहले ई फिर यू। ठीक है, यू पहले ईरानी आक्रमण हुआ भारत पर। मौर्य वंश से पूर्व, मौर्य वंश से पहले ईरानी वंश। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हकमनी वंश का, डेरियस प्रथम होगा, डेरियस। देखो हकमनी वंश का, हकमनी वंश ने आक्रमण करा था, ये इंपोर्टेंट है, ईरानी के द्वारा। इसने भारत पर पहली बार आक्रमण करा, किसने, साइरस द्वितीय ने, किंतु असफल रहा। तो हमें सफल वाला याद रखना, डेरियस प्रथम बोला था, देखो ये आ गया, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। ठीक है, ये सफल आक्रमणकारी रहा था। ठीक है, आगे ये कुछ नहीं है, मैंने जो बता दिया वो ध्यान रखना है। हकमनी वंश पहले ईरानी फिर यूनानी। नेक्स्ट यूनानी आ गया, यूनानी के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर। सिकंदर के बारे में, फिलिप का बेटा था सिकंदर। ठीक है, और कौन था, ये यूनानी था। और इसी का थल सेनापति मैंने बताया सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत कौन था, मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने पुस्तक कौन सी लिखी थी, इंडिका। ठीक है, ये चीज इसमें मिलेगी। देखो सिकंदर के बारे में पूरा, मूल नाम अलेक्जेंडर, जन्म मैसिडोनिया में हुआ था। इसके पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की आयु में यह राजगद्दी पर बैठ गया था। गुरु देखो, जिसके गुरु अरस्तु, तो वो चीज सिकंदर नॉर्मल नहीं था, सिकंदर। ठीक है, गुरु कौन, अरस्तु। पत्नी रोक्साना, घोड़ा, घोड़े का नाम आता है पेपर में, बुसेफेल्स, घोड़े का नाम क्या, बुसेफेल्स। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, ये कुछ नहीं है। यहां भाई ये इंपोर्टेंट है, हाइडे स्पीच का युद्ध मैंने बताया 326 ईसा पूर्व, बोला भी था, पोरस। ठीक है, ये राजा पोरस के बीच हुआ, झेलम तथा चिनाब नदी के बीच का क्षेत्र पोरस है ना, वहां पर युद्ध को झेलम या बितिस्ता का युद्ध भी कहते हैं और हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं, ध्यान रखना है। इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस के द्वारा विरोध के कारण उसका साम्राज्य वापस कर दिया। और इसकी सेना यार ब्यास नदी को पार नहीं कर सकी थी, तो लौट गया था। होगा आगे देखो, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और सिकंदर वापस लौट गया। सिकंदर का थल सेनापति आ गया सेल्यूकस निकेटर, इसी का राजदूत था ना मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, जल सेनापति भी लिखा हुआ है निरयाकस। मैं वो चीज बोल रहा हूँ, वही चीज हाईलाइट कर रहा हूँ जो पेपर के लिए इंपोर्टेंट है, नहीं तो हिस्ट्री तो बहुत बढ़िया आपको भी पता है। ठीक है, लगभग 2 घंटे करीब वीडियो होने जा रही होगी ये। और अभी कितने पेज रह गए, अभी कितने पेज रह गए, अभी 30 पेज हुए हैं, आधी हुआ है। ठीक है, और ओनली ये एंशिएंट हिस्ट्री है। देखो भारत में गांधार कला का ये इंपोर्टेंट नहीं है, वो सब बता दिया। ठीक, आगे मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य आ गया। नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना करी, बताई थी ये बात, वही आ गई। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के बारे में जानकारी निम्न के स्रोतों से मिलती है, अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक से मिलती है, इंडिका मेगास्थनीज के से मिलती है, सारी पुस्तक पेपर में आई है सारी की सारी। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से मिलती है, जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से मिलती है। इधर अशोक के अभिलेख 14, उनमें 2 अभिलेखों से मिलती है, जूनागढ़ और रुद्रदामन का अभिलेख, इन दोनों से मिलती है। आगे मौर्य साम्राज्य का विस्तार हिमालय तक था ऊपर, इधर हिंदुकुश पर्वत जो है, बंगाल, मैसूर, इधर कर्नाटक तथा। मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रीति, सालुक्य, देववर्धन, इन तीनों को ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, तीनों इंपोर्टेंट है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये मौर्य वंश के संस्थापक एवं प्रथम शासक थे। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, प्रधानमंत्री चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। बुक इनकी अर्थशास्त्र पहले ही चर्चा कर दी है। इन्होंने घनानंद को हराने के बाद उसकी पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया, ये तो चला ही आ रही है। राजा को रहा, उसकी बेटी से शादी कर लो, ये चला आ रहा है खेल शुरू से। इसकी उपाधि ध्यान रखना, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस, इसकी 2 उपाधियां हैं। ठीक है, 2 उपाधियां ध्यान रखनी चंद्रगुप्त मौर्य की। प्लूटार्क ने ये दी थी और जस्टिन ने ये दी थी। ठीक है, आगे 1793 विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ये डेप्थ का क्वेश्चन है, ये ना आना वैसे डेप्थ का है बट। ठीक है, आगे ठीक, आगे कार्नेलिया, हेलेना से विवाह कर लिया। ये आक्रमण करा सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। किसको, सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, उसकी पुत्री कार्नेलिया से विवाह कर लिया, उसको हराया, उसकी से विवाह कर लिया।
देख रहे हो अलग लेवल। और यहाँ आप एक वर्दी ले लो, आप एक ही करना विवाह, ठीक है। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत, काबुल, गांधार, ये नहीं आ रहा पेपर में, ठीक है। आगे ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं पेपर बना रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई एक्सपीरियंस बेस पे कह रहा हूँ और PYQ के बेस पे कह रहा हूँ, ठीक है। इतना नहीं आ रहा, हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, इतना डेप्थ में ना पूछ रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी, ये इंडिका पुस्तक से मिला है, ये ना, हाँ ये इंपोर्टेंट है। जैन गुरु भद्रवाह से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व संलेखना विधि, किस विधि से प्राण त्यागे? संलेखना विधि, एक विधि है प्राण त्यागने की, उससे। बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है। बिंदुसार, माता दुर्धरा, बिंदुसार को अमित गात्र, शत्रुओं का नाश कर, अ का मतलब नहीं मित्र का कोई मित्र, घात हटा दो, ठीक है, शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। सीधा के ये भी नहीं आना, ये इंपोर्टेंट चीज नहीं है, मैं बता दूंगा भाई, इंपोर्टेंट चीजें पढ़ानी है बस, क्योंकि वो समय भी नहीं है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ये इंपोर्टेंट बात है, आजीवक, ठीक है। बिंदुसार के पुत्र सुसीम और अशोक, एक सुसीम और एक अशोक। अशोक अवंती का राज्यपाल था उसके समय, बिंदुसार के समय, और सुसीम तक्षशिला का राजकुमार था। आगे सुनो, बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पर अशोक बैठा। अशोक को पढ़ेंगे। जन्म 340 पाटलिपुत्र में हुआ, पिता बिंदुसार, ओके जी। आगे अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अनुसार राजा बनने के लिए भाइयों, कितने भाइयों की हत्या करी? देखो अशोक 99 भाई, समझो 99 भाई की गर्दन काट दी अगले आदमी ने, किसके? भाई साहब किसके? धन संपत्ति दौलत के चक्कर में रेड मार दी परिवार की, 99 भाई की हत्या कर दी। राज्याभिषेक इतने हुआ, माता सुभद्रांगी। कलिंग पर आक्रमण, ये इंपोर्टेंट है। कलिंग पर आक्रमण किसमें, कौन से अभिलेख में? ये पेपर में पूछता है, 13वां अभिलेख। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण, ये पेपर में आया है, ये पेपर में आया, ध्यान रखना है, ठीक है, पेपर में आया है। कलिंग पर आक्रमण कब करा? राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद। इसमें अशोक की जीत हुई। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है ये। और बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? उपगुप्त ने। अशोक ने बौद्ध धर्म कभी भी राज्य की धर्म ना घोषित करा, ओके जी। हाँ, इसने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। देखो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। ये स्टार लग रहा है, देखो ऑलरेडी दूसरा स्टार। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया, बिहार में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया। ये पूछ लेता बराबर की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो कहाँ है? बिहार में। और क्या उनके अंदर पहाड़ियों के अंदर क्या बनाया? 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। किसने? अशोक ने। अशोक भारत का ऐसा पहला शासक जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से, भाई देखो अभिलेख का मतलब होता है एक शिला बनवा देना लोहे की या पत्थर की, उस पर लिखवा देना। क्योंकि पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैप, इनका ट्विटर वगैरह इनका तो जमाना नहीं था, पोस्ट डाल दी, या फ्लैक्स मशीन नहीं थी, छपवा दिए बैनर, ऐसा कुछ तो नहीं थी। तो इनने सोचा ऐसा काम करो परमानेंटली, लोहे के खम्भों पर लिखवा दिया, पत्थरों की शिला बनवा के, स्तूप वगैरह बनवा के लिखवा दिया। प्रचार का जो अब तक चला, अब तक छपे हुए हैं उन पर। बहुत तगड़ा जुगाड़ था पहले के लोगों का। आजकल क्या पोस्ट डिलीट हो जाएगी उस समय बाद, लेकिन वो चीज हमेशा रहेगी। आगे देखो अशोक के अभिलेख। भाषा क्या थी? प्राकृत। संख्या 14 अभिलेख, मोस्ट इंपोर्टेंट। कितने अभिलेख? 14। लिपि 4 लिपियों में, ब्राह्मी लिपि जो कि सबसे पुरानी लिपि है, सबसे पुरानी लिख भी रहा है। देखो भारत के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में पाकिस्तान के अभिलेख हैं, अरमाई की लिपि अफगानिस्तान के अभिलेख, ग्रीक लिपि में अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। भाषा प्राकृत थी। संख्या 14। कितनी संख्या? 14। कितने? हाँ भाई, जहर पॉइंट है ये दोनों के दोनों। जहर सर्वप्रथम खोजे किसने इसके अभिलेख? पादरेटी पैंथलन ने 1750 में, पादरेटी पैंथलन ने 1750 में। और पढ़ने में जो सफलता, पहली सफलता हुई जेम्स प्रिंसेप को 1837 में, जेम्स प्रिंसेप को 1837 में। ये ध्यान रखना है। आगे आ जाओ। अधिकतर अभिलेख में अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, तगड़ा वाला, देवताओं का प्रिय, ये नाम है देवनाम प्रियदर्शी। राजस्थान के बाबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है, बाबरू अभिलेख। ये नाम, ये स्टार लग रहा है भाई, स्टार तो अपने आप रट लेना और नोट। आगे ये कुछ नहीं है, स्पष्ट नाम मध्य प्रदेश, गुर्जरा, कर्नाटक के मास की, ये सब ये नहीं इतना इंपोर्टेंट। प्रथम अभिलेख में क्या है? इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई है। अहिंसा पर ध्यान दिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई है। नेक्स्ट 13वां अभिलेख बताया था, स्टार लग रहा है ऑलरेडी। 13वां अभिलेख, इसमें कलिंग के युद्ध की चर्चा हुई है, इसमें कलिंग के युद्ध की चर्चा हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार ऑलरेडी लगे हुए हैं। 14वां अभिलेख, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन, अंत में आदमी यही कहता है भाई, 99 भाई मार के तुम पहले बैठे हो, अब कह रहे हो धार्मिक जीवन। आदमी अंत में यही कहता, कोई भी हो, कितने अच्छे कर्म करे हो चाहे बुरे कर्म करे हो, अंत में यही कहता धार्मिक
धर्म धर्म की तरफ चलो, पहले नहीं देखता, अगर पहले सोच ले तो भाई टेंशन ना हो आगे चल के। थोड़ा बहुत भगवान को टाइम दिया करो, गॉड को, किसी भी धर्म में हो आप, हर एक धर्म में कोई ना कोई दिव्य शक्ति होती है जो पूरा सिस्टम चला रही है, जो पूरा सिस्टम चला रही है, ठीक है, हर एक, ठीक है। आगे देखो, ये मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, ये कुछ ना ध्यान देना तुम्हें, ठीक है, ये कुछ ना ध्यान देना। उच्च अधिकारियों को महामात्रा कहा जाता था, ये ध्यान रखना है, मौर्य काल में उच्च अधिकारियों को महामात्रा, ये डबल स्टार लग रहा है, डबल स्टार, तो अपने नजर मान लेनी है इस पे। ये आ गया नोट, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है, ओके भाई। चलो देखो, कौटिल्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार के युद्ध करने चाहिए। ये किसकी है भाई? कौटिल्य चाणक्य नीति। 3 प्रकार के नंबर है, प्रकाश युद्ध, आमने सामने का, प्रकाश युद्ध में क्या होता है, आमने सामने लड़ो, और देखो कूट युद्ध, चालाकबाजी तथा छलबाजी से युद्ध, हर एक भाई वो कहते हैं चाणक्य नीति, सब कुछ अपनाओ, सब कुछ, साम दाम दंड भेद सब कुछ। चलो देखो, ये तुबड़ी युद्ध, ये क्या होता था, अप्रत्यक्ष युद्ध या शत्रु राजा में गृह युद्ध करवाना देना, जो कि आजकल गांवों में, शहरों में हर जगह चल रहा है, अरे मोहल्ले गली कॉलोनी में चल रहा है, दूसरे के घर में कलेश करवाना, ये होता है तुबड़ी युद्ध, ठीक है, ये होता है तुबड़ी, सामने आमने सामने। कूट युद्ध चालाकबाजी था, छलबाजी से, ठीक है, और किसी घर में युद्ध विद्ध करवाओ, लड़ाई झगड़े, गलत बात है, ठीक है। चलो, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्गों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चला आ रहा है 4 ही वर्ड, ठीक है। आगे मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को आर्थिक 7 भागों में बांटा, ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है। आगे मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, जो वर्तमान में पटना से मिले हैं, ठीक है। आगे मैं बता दूंगा जहां इंपोर्टेंट है, ये चीज इंपोर्टेंट है। अशोक ने मध्य में सांची का स्तूप बनाया, जो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, सांची का स्तूप, जिसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। अशोक ने यूपी के सारनाथ में वाराणसी के निकट अशोक स्तंभ, जो तुम्हारा प्रतीक भी है, बनवाया, जिस पर पत्थरों के शेरों को एक साथ एक ही जगह पर रखा गया है। शेर है उसमें, अहिंसा का सूचक, शेर आपस में साथ नहीं रह सकते, लेकिन वहां दिखाए गए यही कि अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जब शेर साथ में रह सकते हैं, और ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है, ठीक है, सबको पता है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया, और मुंडकोपनिषद किसका है? अथर्ववेद का, ये पढ़ा दिया वेद में। मौर्योत्तर काल का सुंगवंश, कड़वंश, आंध्र सातवाहन, इनके सिर्फ ये ध्यान रखो संस्थापक कौन थे, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। सुंगवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, बता ही चुका हूं, और अंतिम शासक बृहद्रथ। और कोई चीज नहीं है इसमें इंपोर्टेंट, बता दूंगा अगर होगी तो कोई। इसने अपनी राजधानी विदिशा बनाई, जो एमपी पड़ती है, ये ध्यान रखना है। यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश था, ये क्रीमी पॉइंट हो सकता है, जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया, शुंग वाला, पुष्यमित्र शुंग। और इसका अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। आगे, ठीक है। और इसको पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा गया था, बौद्ध द्रोही, ये ध्यान रखना है, ठीक है, हाईलाइटेड चीजें। आगे मैं बता दूंगा जहां इंपोर्टेंट चीजें देखेंगी, ये नहीं, कुछ नहीं भाई, ये इंपोर्टेंट है नोट में जो पुस्तकें हैं। महाभाष्य पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि, अष्टाध्यायी पाणिनि, और अष्टाध्यायी जो संस्कृत का साहित्य ग्रंथ भी है, अष्टाध्यायी पाणिनि। और मनुस्मृति, मनु, महाभाष्य पतंजलि, अष्टाध्यायी पाणिनि, मनुस्मृति, ये, ठीक है, संस्कृत का ग्रंथ है पाणिनि। और हिंदी के पाणिनि किसको कहते हैं? किशोरीदास वाजपेयी को, हिंदी का पाणिनि। इसके समय में 2, ये नहीं, ठीक है, ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट नहीं है भाई। फर्स्ट आक्रमणकारी डेमेट्रियस, ये इंपोर्टेंट है, ये है, ये इंपोर्टेंट है। पुष्यमित्र ने कलिंग नरेश खारवेल से भी युद्ध किया, परंतु खारवेल ने इसे हरा दिया। किसको? पुष्यमित्र शुंग को। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी बना, अग्निमित्र। और मालविका इसकी पत्नी थी, अग्निमित्र की मालविका, मालविका अग्निमित्रम, जो कि भाई किसकी? कालिदास की रचना भी है, जो कि अग्निमित्र और मालविका दोनों का प्रेम प्रसंग है, आगे आने वाली होगी वो। कालिदास की, देखो नोट में और लिखी गई है, नोट में और लिखी गई है, कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम में विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है, प्रॉपर दे रखी है जानकारी, ठीक है। आगे शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, देवभूति की हत्या उसी के मंत्री वसुदेव ने कर दी, और कड़वंश की स्थापना की। कड़वंश का शासक वसुदेव, अंतिम शासक सुशर्मा, खत्म कहानी। सुशर्मा की हत्या सिमुक ने कर दी, आंध्र सातवाहन वंश। कोई ज्यादा जानकारी नहीं इनकी, कम है, वही लिमिटेड पढ़ा रहा हूं। संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में है। और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। सतकर्णी प्रथम, यह सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है। इसकी पत्नी नागनिका, नागनिका का नानाघाट अभिलेख ध्यान रखना है बस। नानाघाट अभिलेख किसका? नागनिका का। नागनिका, ये सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका अभिलेख है, ठीक है। इसमें सतकर्णी प्रथम की विजेता है, बस नागनिका अभिलेख ध्यान रखना किसका है। हॉल शासक किस वंश से? ये ध्यान रखना, आंध्र सातवाहन वंश से है, ठीक है। आगे यज्ञ श्री सतकर्णी, यह सातवाहन का वंश का अंतिम शासक था, ये,
ठीक है। इसने कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बता दूंगा बस, ये लास्ट खत्म, आगे आ जाओ। ये सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी सिक्के 4, चांदी के सिक्के, तांबे के, पोटीन के सिक्के जो थे घटिया चांदी थी, सीसा के सिक्के सर्वाधिक सिक्के चलाए गए थे। किसमें? आंध्र सातवाहन वंश। नोट में नोट, सातवाहन समाज मात्र सत्तात्मक था। यहाँ नाम के पहले माता का नाम लग, जैसे मुंबई में लगता है ना सचिन रमेश तेंदुलकर, पिताजी का नाम पीछे या माता का नाम पहले लगता था, लेकिन किंतु राजा पुरुष ही होते थे। क्या मतलब है भाई नाम लगाने का? सम्मान दे रहे हो बस। जो कि अभी जैसे महिला सीट रहती है ना, फॉर्म पर्चा जो फाइल होगा चुनाव का वो महिला के नाम से होगा, लेकिन उनके हस्बैंड जो होंगे वो काम करेंगे। यही सिस्टम यहाँ है। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण, ठीक है। इंडो ग्रीक, ISP के, इसकी भी ट्रिक है। वो मौर्य काल से पूर्व थे, ईरानी और यूनानी, ठीक है। यहाँ पहले ईरानी फिर यूनानी, मौर्योत्तर काल के बाद जो आए 4 विदेश, इंडो ग्रीक, I से S से शक, और P से पहलव, और K से कुषाण वंश। आ जाओ आगे। ये मौर्योत्तर काल में पहला डेमियस प्रथम, ये थोड़ा नजर मान लेना, ये इंपोर्टेंट नहीं है वैसे खास ज्यादा। हाँ ये ध्यान रखना है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है खास। बैक्टीरिया मध्य एशिया अफगानिस्तान में पड़ता है, ये जगह ध्यान रखनी है कहाँ पड़ती है, बस जगह और कुछ नहीं। मैं बता दूंगा भाई, टेंशन, जहां इंपोर्टेंट होगा बता दूंगा, ठीक है। ओके, शक आगे कहाँ बसे थे? गांधार, मथुरा में एक शासक आएगा जो अपने उपाधि धारण करेगा विक्रमादित्य की, जो विक्रम संवत चलाएगा, अभी देखना आगे आएगा मथुरा में। आगे नेक्स्ट तक्षशिला, यहाँ के शासक, ये लक्ष्मी का चित्र था सिक्का, मथुरा आ गया। 57 ईसा पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शक शासक को पराजित कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्थानीय राजा, नॉर्मल राजा था उज्जैन का, उसने इसी के उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व, पेपर में आया कई और मोस्ट इंपोर्टेंट है, और स्टार लग रहा है ऑलरेडी स्टार लग रहा है भाई। विक्रम संवत नामक कैलेंडर शुरुआत करी कब? 57 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में, ठीक है, विक्रम संवत की, ठीक है। ओके, किसने? विक्रमादित्य ने। ध्यान रखना 57 ईसा पूर्व। आगे नासिक, यहां से क्या है? कुछ भी नहीं है, गौतम पुत्र सतकर्णी, कुछ नहीं। उज्जैन, हाँ भाई ये इंपोर्टेंट है उज्जैन वाला। सबसे प्रतापी शक शासक रुद्रदामन। नासिक की उपलब्धियों का वर्णन गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख में, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया, प्रथम अभिलेख है संस्कृत भाषा का। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? ये गुजरात में, ध्यान रखना है, ठीक है। रुद्रदामन का सबसे प्रतापी शासक, जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलता है। गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई। ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार ऑलरेडी लग रहा है, देखो ये डबल स्टार में हो रहे हैं, ये बात है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात, सुदर्शन झील का यहीं से पता चला। और जो कि किसने बनवाई थी ये? किसने? सुदर्शन झील। तुमने सारी झील पढ़ी होंगी, ये झील नहीं मिली है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। शकवंश का अंतिम रुद्र सिंह थर्ड था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, ये भाग्य विक्रमादित्य आदमी था। आ जाओ, पहला वंश। इस वंश की जानकारी तख्ते वही अभिलेख से मिलती है, इसमें कुछ खास है। भारत आने वाला प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक, ये हाँ, इसी वंश के शासन में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस, ये ध्यान रखना है। भारत में आने वाला प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक था ये, प्रथम। कुषाण वंश, कुषाण मध्य एशिया से पश्चिमी जोन में आए थे, ये कोई नहीं इंपोर्टेंट है भाई। ये स्थापना बस ध्यान रखो किसने करी थी, कुषाण की, कनिष्क, ठीक है। कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रशासक कनिष्क, ठीक है। ओके, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक शैव धर्म को मानता था, बिम्बकेडमियस, ठीक है। ओके, शैव धर्म को मानता था, ठीक है। हाँ, कनिष्क ने, इसने शक संवत शुरू करा था 78 ईस्वी में। उसने, जो विक्रमादित्य था, जिस नॉर्मल राजा था, एक स्थानीय राजा उज्जैन का, जिसने शकों को भगाया था मथुरा से, उसने 57 ईसा पूर्व में, ठीक है, कौन सी? विक्रम संवत, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। ये कनिष्क ने 78 ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के बाद उसने किसका? शक संवत का। देखो ये दोनों एक साथ है, नोट हो गया। ये चीजें तुम्हें छाप लेनी, नोट और स्टार पॉइंट छाप लेना है। ज्यादा से ज्यादा 3-5 पेज में आ जाएगी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री। नोट इंपोर्टेंट छाप लो तो। 8 हम आ जाने पर ध्यान रखने हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म कंपेरिजन पढ़ना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्लस का चिन्ह वो याद रखना है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, मथुरा स्थानीय शासक। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क, ये बता दीजिए तुम्हें। आगे अब इसमें कुछ है ना, इसी के समय, हाँ कनिष्क के समय, इसके समय कश्मीरी कुंडल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसी के समय बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान महायान, सही है। इसी के समय मथुरा कला गांधार कला का जन्म हुआ। ओके, इसी के शासनकाल सर्वाधिक शुद्ध सोने के, सर्वाधिक शुद्ध प्योरिटी वाले इसी के समय चलाए गए। जहर पॉइंट आ गया ना, JDHAR। कनिष्क के दरबार के विद्वान वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक संहिता,
ठीक है, ये दरबारी कवि थे विद्वान। कनिष्क का राज कवि कौन था? अश्वघोष। पुस्तक बुद्ध चरित जो गौतम बुद्ध के ऊपर है। आगे नागार्जुन शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन करने वाला, भारत के आइंस्टीन कहे जाते थे नागार्जुन। और दूसरे दोनों बौद्ध धर्म के आचार्य थे। वसुमित्र भाषा शास्त्र यह ग्रंथ है, ठीक है। चरक आयुर्वेदाचार्य थे, चरक संहिता इन्हीं से, और ये चिकित्सा से रिलेटेड है, ठीक है। ये ध्यान रखनी है, जहर पॉइंट है, जहर और नोट छोड़ना नहीं है। सिल्क रूट ये मध्य एशिया वाला, और नाथुला दर्रा जो सिक्किम में, नाथुला और जेलेपला दो दर्रे हैं सिक्किम में, ठीक है। और बात करो अरुणाचल की तो वहाँ यांग्याप, दिफू, बोमडिला, ठीक है। और तुम हिमाचल की बात करो तो वहाँ दर्रे रोहतांग, बाड़ालाचा, सिपिकला वहाँ के दर्रे हैं, ठीक है। और तुम बात करो अपने कहाँ की, उत्तराखंड की, तो वहाँ पे तुम्हारा माना, नीति, लिपुलेख 3 दर्रे हैं। लेकिन हम बात करें सिक्किम की तो नाथुला दर्रा इंपोर्टेंट है सिक्किम, जो कि क्या के लिए, रेशम मार के लिए फेमस था। और सिक्किम का दूसरा बता कौन, जेलेपला, ठीक है। अच्छा, दो चार दर्रे और रह गए तुम्हारा, महाराष्ट्र के रह गए थालघाट और बोरघाट, सिक्किम का रह गया सैनकुट्टा और पालघाट, खत्म हो गए सारे दर्रे। कहाँ है दिक्कत बताओ? आसान चीज है सारी, सीरियसली, ठीक है। चलो सारे दर्रे रिवाइज करवा दिए, बताओ आगे आ जाओ। कनिष्क ने रेशम मार्ग का अधिकार कर लिया था तथा रेशम मार्ग से होने वाले व्यापार में कनिष्क कर वसूलता था। ओके, अच्छी बात है ये तो। कुषाण वंश के बारे में बिंदु। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव, कनिष्क की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, इसलिए अब छोटे छोटे सामंत। गुप्त साम्राज्य वंश, देखो छोटे छोटी चीजें फैलती गई अब। हाँ, विदेशी आक्रमणकारी नहीं, यात्री है, ये गलत है यार, किसी स्टूडेंट ने गलत लिख दिया है, किसी का एक सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसने गलत लिख दिया है। फायान हिंसंग अलवरूनी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बौद्ध ग्रंथ आर्यमंजूषी, मूलकल्प, बसबंधु चरित, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। विदेशी यात्री फायान हिंसंग अलवरूनी, ठीक है, ठीक, ओके। ऐसा माना जाता है गुप्त वंश के शासक, संस्थापक कुषाण शासक के सामंत थे और अधिकतर, ओके। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 ईसा पूर्व में की थी। श्रीगुप्त यह गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, ओके। इसने उपाधि महाराजा की धारण की थी, महाराजा। आगे घटोत्कच इसी के नीचे आ गया, इसका उत्तराधिकारी था, बेटा था महाराजा की। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम, ये आई है ब्रांड, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम यह गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा था, ठीक है। महाराजा धीराज की, उन दोनों ने, किसने, श्रीगुप्त महाराजा, उसका बेटा घटोत्कच उसने भी महाराजा, लेकिन चंद्रगुप्त यह गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण, इसने महाराजा धीराज, इसका विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। इसने 319 में गुप्त वंश सम्मत की, गुप्त सम्मत की 319 में। विक्रम सम्मत, शक सम्मत निकल गया, ये आ गया गुप्त सम्मत, ठीक है। इंपोर्टेंट है ये सारी सम्मत। सम्मत गुप्त यह कुमार देवी का पुत्र था, इसलिए अपने आप को क्या कहता था, लिच्छवी दोहित्र। देखो ये लिच्छवी वंश की थी, इसने दोहित्र लगा दिया, लिच्छवी दोहित्र बेटा था, दोहित्र, देहित्र नहीं दोहित्र। इसकी नीतियां आक्रमणकारी तथा विस्तारवादी थी, इसने भारत पर, पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहते थे। समुद्रगुप्त को ध्यान रखना है, विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य के नाम है वो। समुद्रगुप्त देखो, इसने उत्तर भारत के 9 राज्य, उत्तर भारत पूरा जीत लिया, जबकि दक्षिणावर्त भारत 12 राज्य। अब बचाओ क्या बचा, सब कुछ तो जीत ही लिया इसने। इन्हीं विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसे, ठीक है। दरबारी कवि हरिशेड, मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये भाई साहब यहां से क्वेश्चन छपना ही छपना है, एक क्वेश्चन। हरिशेड ग्रंथ इलाहाबाद प्रशस्ति संस्कृति में, ठीक है। हरिशेड इनका ग्रंथ जो है इलाहाबाद प्रशस्ति संस्कृत में। दरबारी कवि किसके थे? दरबारी कवि किसके? समुद्रगुप्त के। रामगुप्त अयोग्य था, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, ठीक है। इसने मालवा एवं गुजरात के, अब ये सोच रहे हो तुम जल्दी पढ़ा रहे हैं भाई, क्योंकि इंपोर्टेंट चीजें नहीं है ना, जो इंपोर्टेंट है वो हाईलाइट करते चल रहा हूँ, मुझे इंपोर्टेंट है वो हाईलाइट करते चल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, आगे इसने मालवा के, ये यहाँ पे इंपोर्टेंट नहीं है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी और शक विजय के उपलक्ष्य में होगी। यह गुप्त साम्राज्य का पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए, इसने चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। उपाधि तो ऐसे धारण करते हैं जैसे कोई स्टिकर है चिपका लिया। यह महरौली दिल्ली के लोह स्तंभ, महरौली दिल्ली का जो लोह स्तंभ है ना, कुतुब मीनार परिसर है, वहां लोहे का लगा है खंबा, देख लेना आप। ये इसने बंगाल विजय प्राप्त की। इसके दरबार 9 विद्वान रहते थे, 9 रत्न, या तो अकबर के 9 रत्न थे या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, ठीक है, ओके। धनवंतरी आयुर्वेद के ज्ञानी थे, स्टार है, स्टार। छपड़क विद्वान के नीतज्ञ थे, शंक ज्योतिष, बेताल भट्ट तांत्रिक, घटकपर कवि थे, बरुरुचि व्याकरण, जो व्याकरण जानता है ये इंपोर्टेंट है, जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण बोलते हैं। अमर सिंह कोशिकाकार, भारमिरी, कालिदास संस्कृत के महाकवि। धनवंतरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, डबल स्टार लग रहा है। नोट में आ जाओ भाई साहब, कालिदास खत्म करते हैं, देखो नोट में
कालिदास का पूरा चिट्ठा खत्म, कालिदास का पूरा चिट्ठा खत्म। कालिदास संस्कृत के महाकवि, यहाँ एक चीज नहीं मिलेगी देखना, संस्कृत के महाकवि, भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं इन्हें, भारत का शेक्सपियर। दरबारी कवि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में तो रहते थे। आगे, गुरु विद्योत्तमा पत्नी ऑफ कालिदास। कहते ना कभी कभी हर एक सफल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है, तो वही महिला थी विद्योत्तमा। ठीक है, इनकी गुरु और थी, सोचो गुरु, गुरु। ठीक है, किसी की मां गुरु होती है, किसी के पिता होते हैं, किसी के कोई और होता है, गुरु सबका होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इनकी पत्नी देख लो, सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ निकले नहीं, ये गुरु तक निकली है। ठीक है, ओके, ठीक। और आजकल तुम्हें गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शादी का तो अपने आप गुरु बन जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, फिर वो वाला गाना आया करेंगे, पता कौन सा, तेरे घर की तिजोरी की चाबी अपनी उंगली पर नचाऊंगी, ये वाला गाना आया करेगा, देखना। तो बेटा जॉब तो ले लो, वर्दी लेके आओ। 7 रचना इनकी 7, 3 नाटक थे, 2 महाकाव्य थे, 2 खंड काव्य थे। ठीक है, 3 नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और दूसरा विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम। कालिदास की प्रथम रचना थी मालविका। मालविका और अग्निमित्र दोनों की, बताइए ना, प्रेम प्रसंग था, प्रथम रचना थी कालिदास की ये। द्वितीय रचना ये अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान, यही मैंने एबीसी अपनी कोचिंग का नाम रखा था, एबीसी ऑफलाइन में देखो, एबीसी अभिज्ञान यहीं से लिया था मैंने, यहीं से। और बी से अभिज्ञान, भारती सरस्वती माँ का जो नाम है, ऐसे नाम रखा था मैंने कोचिंग का, यहीं से, इसी आदमी से प्रेरित होके। ठीक है, आगे महाकाव्य रघुवंशम कुमार संभव, खंड काव्य मेघदूत, ऋतुसंहार, और ऋतुसंहार इनकी लास्ट रचना थी। ठीक है, ऋतुसंहार इनकी लास्ट रचना थी। ठीक, नेक्स्ट कुमारगुप्त। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त के बाद अगला शासक बना। हाँ भाई, इसने नालंदा विश्वविद्यालय मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी स्थापना करी कहाँ, राजगीर जगह है, नालंदा जिला बिहार में, 5वीं शताब्दी में। धर्म बौद्ध धर्म के लिए था। ये ध्यान रखो, स्थापना किसने करी, कुमारगुप्त, ये रहा। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। किस धर्म का था ये नालंदा विश्वविद्यालय, बौद्ध धर्म का। नष्ट किसने कर दिया, जला के राख कर दिया, बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने 12 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था, एक सेनापति था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। ठीक है, ये आगे एक सैन्य सलाहकार मान लो, कुछ भी मान लो। इसके बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना, और गुप्त वंश में इसके बाद छोटे छोटे। एरेडबलेक इंपोर्टेंट है, सागर जिला एमपी में, इसे भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। इसने सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला था। और सती प्रथा के बारे में बात करें, यहाँ खत्म कर देते हैं, नहीं तो मैंने वीडियो डाल दी है, विलियम 1829, राजा राम मोहन राय, यहाँ भी डिटेल है। देखो मेरा पढ़ाने का यही है स्टाइल, पढ़ाने का स्टाइल ये है। सती प्रथा की बात आई, सती प्रथा खत्म है यहाँ। इसका अंत विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में किया था। अब राजा राम मोहन राय को इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। खत्म हो गया। कहाँ जाएगा क्वेश्चन, बताओ कहाँ जाएगा भाई। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। इसके बाद इस वंश का शासन छिन्न भिन्न हो गया था। ठीक, आगे चलो। गुप्तकालीन रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है। कालिदास पीछे पड़ चुके हैं, देखो भाई क्या लिखा हुआ है, पीछे पड़ चुके हैं। हाँ, सातों की सातों पढ़ा दिए कालिदास की। ठीक है, विद्योत्तमा इनकी गुरु थी जो पत्नी, कालिदास की रचनाएं पीछे पड़ चुके हैं। विशाखदत्त, मुद्राक्षा, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक की मृच्छकटकम, मृच्छकटकम। आगे भरतमुनि नाट्यशास्त्र, ये तो भाई इंपोर्टेंट है नाट्यशास्त्र। ठीक है, रस, रस जो बने हैं यही भरतमुनि ने दिए थे, रस, रस हिंदी का चैप्टर है। वात्स्यायन की कामसूत्र। आगे विष्णु शर्मा पंचतंत्र, ये पढ़ी हुई होगी कहानी सबने। कामदक की नीतिसार, ये इंपोर्टेंट है सारी, वेरी इंपोर्टेंट लिख रहा है, वेरी इंपोर्टेंट। आगे आगे यहाँ कुछ है, कुछ नहीं है भाई यहाँ पर। इस वंश की अर्थव्यवस्था का मुख्यतः कृषि था। गुप्त काल के महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, हाँ भाई, अगर भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कोई है तो यही है गुप्त वंश। गुप्त वंश, इस काल में ही सती प्रथा और बाल विवाह का उल्लेख मिला है। ओके, ये दोनों इंपोर्टेंट हैं सारे पॉइंट। छोटी इकाई देश ये इंपोर्टेंट नहीं है इतना। हाँ, ये भारत का नेपोलियन कहाँ कर पुकारा। ओके, समुद्रगुप्त को। हाँ, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे। दीनार क्या कहते थे, दीनार। ठीक है, और किस देश की मुद्रा भी है दीनार, वो आप कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो। किस देश की मुद्रा दीनार है, ये आपका क्वेश्चन है आज का। हर एक वीडियो में 1-2 क्वेश्चन दिया करूंगा। तो दीनार गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, लेकिन दीनार किस किस देश की मुद्रा है। आगे फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हिनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। दोनों चीन के यात्री थे दोनों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार है, स्टार नहीं लग रहा लेकिन मैं बोल रहा हूं ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। आगे वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यभूति, वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन। इसका
प्रभाकर। इसके 3 संतान थी, राज्यवर्धन सबसे बड़ा बेटा, बीच वाला बेटा हर्षवर्धन और बेटी थी राजश्री। राजश्री वो गुटका नहीं, राजश्री एक महिला है, ठीक है, गुटके पे ले गए वो वो भी बंद हो गया होगा शायद, पता नहीं। आगे देखो, इसका पति था गृहवर्मा, मोखरी वंश के राजा। इसकी हत्या, ये ज्यादा डेप्थ की चीज है इसकी मतलब इसके पति की हत्या कर दी, इसकी वाइफ को बंदी बना लिया, उसके दोस्त ने बदला लिया, बहुत सारी नौटंकी होंगी। फिर ये बदला लेगा राज्यवर्धन, इनको मारेगा पीटेगा, ठीक है। फिर निकल के आएगा शेर हर्षवर्धन, इसकी भी हत्या कर देंगे, इसका दोस्त इसकी हत्या कर देगा। ये लिखी हुई है सारी कहानी, ठीक है। हर्षवर्धन निकल के आएगा, मेन टारगेट पे हर्षवर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन संस्थापकता ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री 3 संतान थी उसकी वर्धन वंश की। हर्षवर्धन लीड हीरो है। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 में हर्षवर्धन गद्दी, और अन्य नाम शिलादित्य, शिलादित्य इसका नाम था, पेपर में आया है। हर्ष के सिंहासन रोड पर, मतलब सिंहासन मतलब राज्याभिषेक होने के बाद हर्ष सम्मत का प्रारंभ कर, हर्ष सम्मत, ठीक है, हर्ष सम्मत। उपाधि परम परमेश्वर, परम भट्टारक आई हुए पेपर में, परम परमेश्वर, परम भट्टारक और एक शिलादित्य। राजधानी थानेश्वर से कन्नौज कर दी इसने, ठीक है। हर्षवर्धन सूर्य शिव और बौद्ध धर्म का उपासक था। ओके, कोई इसने वो ही नहीं छोड़ा सारे। हाँ, ग्रंथ हर्षचरित बाणभट्ट, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। किसके ऊपर? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। रचनाएं इसकी हर्षवर्धन की नागानंद और प्रियदर्शी का रत्नावली इसकी रचना है, ठीक है। नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली पेपर में आई है सारी रचनाएं, ये छोड़ने नहीं है बुक्स, ठीक है। हाँ, ये इंपोर्टेंट युद्ध है एक। हर्षवर्धन पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर 1618 स्थानीय 3 इंपोर्टेंट है। इस युद्ध में हर्ष की हार हुई। हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, ये इंपोर्टेंट नहीं है। पुलकेशन द्वितीय हर्षवर्धन का युद्ध हुआ जिसमें हार हुई किसकी? हर्षवर्धन की, नर्मदा नदी के तट पर। आगे जो इंपोर्टेंट होगा बता दूंगा मैं तुम्हें। चीनी यात्री हिंसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री हिंसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ओके जी, हो गया, ओके, डबल रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हिंसंग के बारे में देखो, कहाँ मिल रही है इतनी नॉलेज हिंसंग की। इसने नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण की थी। इसका मुख्य उपदेश बौद्ध ग्रंथ संकलन, ठीक है, ओके। इसने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा, सीयू की, अपनी यात्रा पर इसकी जीवनी हुई ली। सीयू की ध्यान रखनी, किसकी पुस्तक है? हिंसंग की। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन का साम्राज्य, इन्हें भुक्ति कहा जाता था, कोई इंपोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ो। दक्षिण भारत का इतिहास, ये और है दक्षिण भारत का इतिहास। अब इसे देखो, ये हो गया तुम्हारा उत्तर भारत का पूरा। यहां संगम काल आएगा तुम्हारा, संगम काल। 1 आयु से 3 आयु से संगम काल का आ गया। 500 से 1200 दक्षिण भारत के छोटे छोटे राजवंश आए। संगम काल में क्या? चेर चोल पांड्य, 3 वंश, चेर चोल पांड्य, इन्हें संगम काल कहा गया। संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा। क्या है? सभा, ठीक है। अवधि ये दे रखी है प्राचीन काल में, ये कोई नहीं, तमिल कवियों द्वारा, ठीक है। संगम साहित्य भी कहा जाता है। तमिल साहित्य की रचना की गई, इन्हीं तमिल साहित्य को संगम कहा जाता, संगम साहित्य कहा जाता है। ओके जी, ओके, मैं बता दूंगा कहाँ इंपोर्टेंट है चीजें। चेरचोल पांड्य, ठीक है, चेरचोल पांड्य, ये ध्यान रखने है। संगम काल में कौन? चेरचोल पांड्य, ये आया है इसलिए जहां जरूरत होगी बता दूंगा। चेर राजवंश, यह सबसे पुराना राजवंश था, चेर राजवंश सबसे पुराना, ठीक है। केरल का प्राचीन, ठीक है, प्राचीन नाम चेर। केरल का प्राचीन नाम क्या था? चेर। और सबसे पुराना राजवंश कौन था? चेर राजवंश। सबसे महान ये नहीं, सेनगुट्टन, लाल चेर बोलते थे सेनगुट्टन को, ये पेपर में आ गया एक और, सेनगुट्टन, ठीक है, ओके। इस राजवंश ने कड़गी पूजा, मतलब पत्नी की पूजा शुरुआत की थी। चेर राजवंश पत्नी को पूजा करते थे ये लोग, पत्नी को। चोल राजवंश, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है खास, मैं बता दूंगा कोई इंपोर्टेंट चीज होगी तो, ओके, ठीक है। एरेरा, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीनतम बांध, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ग्रैंड एनीकट, जिसको कल नई बांध कहते हैं, कल नई, ग्रैंड नाम है नई लेकिन है पुराना, सबसे पुराना बांध है कल नई। नदी कावेरी, कल नई कावेरी, कल नई कावेरी, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है और तुम्हारी कहां जाके गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। निर्माता करिकाल, चोल वंश का शासक, चोल वंश ने बनवाया था स्थान। चोल वंश ने सेंगोल, लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में जो लगाया गया है सेंगोल, वो भी इंपोर्टेंट है, पेपर फंसना, नई संसद से क्वेश्चन, नई संसद लेके आएंगे एक दिन, करंट की वीडियो, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे ये हो गया कल नई बांध, सबसे प्राचीनतम बांध। स्थानीय सुशासन के बारे में, राजवंश इसी से पता चली, इसी से ही स्थानीय सुशासन के बारे में सर्वप्रथम चोल वंश है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये चीज, मोस्ट नोट में लिखी गई है। सेंगोल, लो आ गया भाई, लो आ गया। सेंगोल एक धातु से बनी छड़ है जो कि सस्ता हस्तांतरण के समय प्रयोग में लाई जाती है। इसका संबंध चोल राजवंश से है, जो कि अभी वर्तमान में संसद के एक सदन लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित की गई है।
लोकसभा अध्यक्ष सीट के बारे में कह रहा था और लिखा भी है। लो अप टू डेट नोट्स हैं भाई, अप टू डेट नोट्स हैं, अप टू डेट। पांड्य इस वंश की प्रथम जानकारी मेघास्ती की पुस्तक इंडिका से, ये ज्यादा खास नहीं है, हटाओ हटाओ हटाओ, आगे बढ़ो। तमिल के प्रमुख देवता मरुगन, ये इंपोर्टेंट है। तमिल के जो प्रमुख देवता थे मरुगन थे। चेर चोल पांड्य संगम काल में आते हैं, ठीक है। और कल नहीं बांध वो तुम्हारा किससे है, चोल शासकों ने, ठीक है, इंपोर्टेंट चीज। पल्लव वंश से विष्णु संस्थापक ध्यान रखने, पल्लव वंश के बस। राजधानी कांची, राजवाड़ा, ये अब कुछ नहीं बता दूंगा भाई, जहां चीजें इंपोर्टेंट लगेंगी मैं बता दूंगा। महेंद्र वर्मन प्रथम, विष्णु कोई नहीं, कुछ नहीं है। नरसिंह वर्मन कुछ नहीं, हाँ ये ध्यान रखना नरसिंह वर्मन। इसने पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को तो हरा दिया था, यहाँ देखो यह पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था नरसिंह वर्मन। इसने चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और उसकी राजधानी वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की। वातापी कोंड कौन था, नरसिंह वर्मन ने पेपर में आया है, ठीक है, क्योंकि इसने पुलकेशन द्वितीय को हरा दिया था, लेकिन हर्षवर्धन को इसने हरा दिया था। जहर पॉइंट आ गया। इसने महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में रथ मंदिरों का निर्माण करा, किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ये रहा नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। भाई साहब मंदिर दक्षिण भारत के मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आते हैं बहुत। इसका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है, शांति का, ठीक है। इसने अपने शासन में स्थापित कला पर भरपूर ध्यान दिया, स्थापित चीजों को बनवाना। इसने कैलाश नाथ मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, वेरी इंपोर्टेंट भाई साहब, इससे करियो। एक महाबलीपुरम के तमिलनाडु में रथ मंदिर रही है, वो भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया, ये रहा नरसिंह वर्मन प्रथम, ये रहा नरसिंह वर्मन प्रथम, इंपोर्टेंट है। आगे नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये कुछ नहीं है कुछ खास नहीं है। चालुक्य वंश जयसिंह संस्थापक थे, राजधानी वातापी, सबसे पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का, ये बता ही दिया। पुलकेशन द्वितीय, इसने हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसके बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख में मिलती है। ऐहोल अभिलेख कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय के राजकवि, रवि कीर्ति कौन थे, पुलकेशन द्वितीय के राजकवि। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्ति वर्मन, इंपोर्टेंट है। सब वंशों के संस्थापक और अंतिम शासक याद रखना है, ठीक है। दंती दुर्ग में पराजित किया, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और के, ओके। इसे दंती दुर्ग ने पराजित करा कीर्ति वर्मन को, और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी, दंती दुर्ग ने, ये भी इंपोर्टेंट हो गया, चलो ठीक है। यहाँ कोई नहीं, ये शाखाएं इनकी, एक और नहर मान लेना। वातापी बादामी चालुक्य सबसे प्राचीन शाखा थी, बेंगी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य, एक और नहर मान लेना, इंपोर्टेंट नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, इंपोर्टेंट नहीं है। पुलकेशन प्रथम इसने, वातापी, पुलकेशन द्वितीय, ये पढ़ ही लिया अपन ने यार, ये अपन ने पढ़ ही लिया, ये अपन ने पढ़ ही लिया। आगे नेक्स्ट, बेंगी चालुक्य, ये इंपोर्टेंट है। विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। विजयवाड़ा के जैन मंदिर आंध्र प्रदेश में, दिलवाड़ा नहीं, वो राजस्थान माउंट आबू है, विजयवाड़ा के जैन मंदिर आंध्र प्रदेश में, किसने, विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने, तो ये इंपोर्टेंट है, लिख भी रहा है। कल्याणी चालुक्य, यहाँ कुछ ऐसा है नहीं है। विक्रमादित्य सिक्स्थ आ गया, ठीक है, ओके, सिक्स्थ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रम कोई नहीं। राष्ट्रकूट वंश, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग आ गया, ठीक है, दंती दुर्ग। कृष्ण, दंती दुर्ग के बाद अगला शासक बना, इसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, ओके। ध्रुव प्रथम, इसने कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं। अमोघ वर्ष से कुछ क्वेश्चन है, कोई नहीं। कभी राजमार्ग की रचना की थी, ये ध्यान रखना है बस, एक कन्नड़ भाषा में, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक, बता दूंगा। हाँ भाई, ये नोट इंपोर्टेंट है, नोट जितने भी है सब इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहर पॉइंट है वो। आगे, एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदू धर्म की हैं, 30 से 34 जैन धर्म, मतलब तीनों धर्मों की गुफाएं पेपर में आया। किस धर्म से नहीं है तो कोई चौथा धर्म होगा, 3 धर्म तो ये 3 धर्म से हैं, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की एक तुम्हें स्थापना ध्यान रखनी है, देखो ये स्टार्टिंग में वही बताई थी, ये दंती दुर्ग, उसे हराया था इसने, ठीक है, उसके बेटे को, लास्ट वाले को, ये रहा तुम्हारा दंती दुर्ग ने ये हराया था। कहाँ गए भैया तुम, हरा के चले गए, अभी आएंगे ये, आजा बेटा, नहीं तो मैं बता ही रहा। दंती दुर्ग ने पराजित करा था इसको, कीर्ति वर्मन द्वितीय को, ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। और राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कराया, औरंगाबाद में जो महाराष्ट्र में पड़ती हैं। ये भी बता दिया कहाँ से कहाँ तक बौद्ध गुफाएं हैं, कहाँ से कहाँ तक हिंदू धर्म की हैं, ठीक है। चलो, चोल वंश संगम काल में 30 शताब्दी में पतन हो गया था इसका, ठीक है, पतन हो गया था, बाद में फिर दोबारा से आ गया था। विजयालय, संस्थापक कौन है, विजयालय, राजधानी तंजौर बनाई, ठीक है, ओके। इसमें कोई खास बात, राजराज, हाँ ये ध्यान रखना, राजराज प्रथम, यह चोल वंश का सबसे महान व शक्तिशाली शासक था, शैव धर्म का अनुयायी था। इसने श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी हिस्से पर वो भी कर लिया था। मेन बात ये है, जहर देखो, जहर लिख रहा है,
राजराज प्रथम ने तंजौर तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करा। मोस्ट इंपोर्टेंट है बृहदेश्वर मंदिर, और हो सकता है गॉड करे तो फंस भी जाए। राजराज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। और ये तुमसे पूछ ले किस वंश से है, तो चोल वंश से। राजेंद्र प्रथम या राजराज प्रथम के बाद शासक बना चोल वंश का, सर्वाधिक विस्तार इसी ने करा, संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया इसने, ठीक है। सुमित्रा द्वीप इंडोनेशिया पर भी, भाई साहब इंडोनेशिया तक पहुंच गया अगला आदमी। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। इसके बाद कोई योग्य शासक नहीं हुआ जिसके बाद वंश समाप्त हो गया। चोल वंश के अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट, चोल वंश में भगवान विष्णु के उपासक अलवार इंपोर्टेंट है। चोल वंश में भगवान शिव के नयनवार। चोल वंश में सोने के सिक्के कांशो, ओके। और कोई, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर ये आ गया भाई, बृहदेश्वर मंदिर ये आ गया तुम्हारा। निर्माता राजराज प्रथम बताया, स्थान तंजौर तमिलनाडु में, अन्य नाम राजेश्वरम मंदिर, पेरू बुट्टियार कोविल, ठीक है, ये नाम है इसका। धर्म हिंदू धर्म का, देवता शिव के लिए है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, ओके। विश्व का पहला और एकमात्र मंदिर है जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। शैली द्रविड़, दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं सब द्रविड़ में, ऊपर वाले नागर में है, ठीक है, ऊपर वाले नागर में है, ठीक है। बीच वाली बेसर शैली आ जाती है। पूर्व मध्यकाल, गुजरात प्रत्यार वंश, संस्थापक ध्यान को नागवट प्रथम, बस खत्म, कुछ नहीं याद है यहाँ पर, कुछ नहीं करना। ये गैड वालों चंद्रदेव, बस इनके संस्थापक ध्यान रखने, कोई खास बात नहीं है। जहर पॉइंट डेरा, इसी वंश के साथ जयचंद राठौड़, ये बहुत नालायक आदमी था जयचंद, ठीक है, जो तुम्हारे पृथ्वीराज चौहान थे मोहम्मद गौरी से इसी नालायक की वजह हारे थे, सच बताऊं तो। वैसे तुम्हें पता भी होगी ये बात, ठीक है यार। मतलब गुस्सा आती है ऐसे लोगों में जिन्हें भारत की रेड मरवाई है, ठीक है। देखो इसी वंश के जयचंद राठौड़ को मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में 1114 पराजित कर दिया था। कन्नौज का शासक था ये, और ये नायलक अगर साथ नहीं देता, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में जो हुआ था, ठीक है, उसमें तो जीत गए थे वो। द्वितीय में उसने हरा दिया था क्योंकि नायलक मिल गया था, क्योंकि इसकी बेटी से उन्होंने विवाह कर लिया था डायरेक्टली। इसकी लड़की प्यार करती थी उनसे, पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है, जिसका नाम वो है तुम्हारा क्या है, जवान से अभी हट गया। पृथ्वीराज चौहान की वाइफ का जो नेम था क्या था उसका नाम, याद नहीं आ रहा यार। उनसे शादी कर ली थी, मूवी देख लेना, उसमें तो बहुत शॉर्ट में दिखाई गई है। और इस नायलक ने फिर उनके साथ मिल गया, बट इसको नहीं पता ये लोग छोड़ेंगे नहीं, भारत को लूटने आए थे। गौरी ने इसको खत्म कर दिया। फिर आगे चौहान वंश, वासुदेव चौहान, बस इसमें कुछ खास नहीं है ऐसा। सर्वोच्च शक्तिशाली साधक कुछ नहीं। 2.5 दिन का झोंपड़ा इसी ने बनवाया था, इसी ने विग्रह राज चतुर्थ ने नामक एक विद्यालय का निर्माण किया था, ठीक है। 2.5 दिन का झोंपड़ा मतलब जगह थी ये। वहां मस्जिद किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मस्जिद, यहाँ पहले विद्यालय था, ये देखो एक विद्यालय नामक निर्माण करा था, ठीक है। आगे मस्जिद, ग्रंथ की रचना सोमदेव ने की। मस्जिद है, मस्जिद। 2.5 दिन का झोंपड़ा, मस्जिद किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस जगह पर एक वो था विद्यालय था, 2.5 दिन का झोंपड़ा जहाँ मस्जिद है वहाँ एक विद्यालय था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सेनापति था। और एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना करी? गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो था गुलाम वंश का वो कौन था? इल्तुतमिश, जिसकी बेटी रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की एक महिला शासक, ठीक है। कौन थी? रजिया सुल्तान। गुलामा का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश, जिसने टका और जीतल के सिक्के चलवाए थे। तुर्कानी चहलगानी की स्थापना करी थी, 40 सरदारों का समूह, ठीक है। आगे आएगा मीडिएवल स्ट्रीम वो पृथ्वीराज चौहान, अन्य नाम पृथ्वीराज थर्ड। दरबारी कवि चंद्रवरदाई, बढ़िया रहा, आ गया, वो नाम भूल गया था। संयोगिता था उसकी बेटी का नाम, ठीक है, उसकी जयचंद की बेटी का नाम। पृथ्वीराज चौहान, अन्य नाम पृथ्वीराज तृतीय। दरबारी कवि चंद्रवरदाई। महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। लव स्टोरी ऑफ किसकी? पृथ्वीराज रासो। किसकी लव स्टोरी है? संयोगिता, ठीक है, ठीक। पृथ्वीराज चौहान की और संयोगिता की क्या है? लव स्टोरी। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रवरदाई ने। भाषा इसकी पिंगल या ब्रजभाषा, ठीक है। वीर रस और श्रृंगार रस है दोनों इसमें, ठीक है। तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 बताया था ना, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। एरो का मतलब है जीते, मोहम्मद गौरी हार गया। तराइन का द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान हार गए और ये जीत गया, ठीक है। 1194 में चंदावर का युद्ध जो था, ये नालायक आदमी कहाँ गया तुम्हारा? ये एकदम ये रहा चंदावर का युद्ध, जो कन्नौज शासक, ठीक है, चंदावर का युद्ध, ठीक। और बिलग्राम 39, चलो वो युद्ध की एक दिन वीडियो लेके आएंगे। परमार वंश कुछ नहीं यार, थोड़ा बहुत इनके संस्थापक ध्यान रखना है। झील का निर्माण कराया, ये सब, ठीक है, कोई खास नहीं है। इसने सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था, चलो अच्छी बात है, जय हो सरस्वती मैया। सर्वाधिक शक्तिशाली विद्याधर या एकमात्र भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनीवी की
महत्वाकांक्षा का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था, विरोध किया था इसने एकमात्र शासक है, बाकी में नरेश। कौन? विद्याधर। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली चंदेल वंश का। ठीक है, चंदेल। देखो राजा धंग ने चंदेलों की राजधानी कलिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की थी। ओके जी, इसका नाम ध्यान रखना विद्याधर। महमूद गजनवी जिसने आक्रमण करा था भारत पर। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, छतरपुर जिला में, एमपी में। इसमें कंदरिया महादेव मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कईयों मंदिर है इसमें, कईयों। सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे गुजरात के चालुक्य, सोलंकी वंश, मूलराज प्रथम, सब वंशों का ये ध्यान रखना बस, है ना। संस्थापक मंत्री बिमल शाह, इसका एक पॉइंट बता रहा हूं तुम्हें, देखो बिमल शाह, इसने माउंट आबू दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किया, बिमल शाह ने। ठीक है, चालुक्य का ये शासक था, ये मंत्री बिमल शाह। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ये भी क्रीमी पॉइंट हो जाता है, तो इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। इस वंश के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ओके, 1178 से, बहुत बढ़िया बात, शाबाश। सिसोदिया वंश। ओके, खतौली युद्ध, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। खतौली का युद्ध आता है भाई, खतौली का 1518 इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में आता है। कौन जीता था? राणा सांगा। ठीक है, बंगाल का पाल वंश, ये गोपाल, ध्यान रखना, पाल वंश का शासक गोपाल। नालंदा, एक बिहार का निर्माण का, नालंदा में एक, मतलब बिहार का होता है पार्क वगैरह और एक लाइब्रेरी टाइप बनवा देना वो। ठीक है, इस वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। ठीक है, ओके, भागलपुर जिला बिहार में। नेक्स्ट, इस वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। विक्रमशिला बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, बताई दिया तुम्हें। ठीक है, कुतुबुद्दीन का वो था एक सलाहकार। सैन वंश, संस्थापक सामंत सेन, महत्वपूर्ण शासक विजय सेन। इसी वंश के अंतर्गत जयदेव ने गीत गोविंद लिखी। गीत गोविंद, जयदेव, भाई ये पेपर में बहुत आती है। सैन वंश का शासक था जयदेव, इसकी रचना गीत गोविंद पेपर में बहुत आती है। और ये अपना दैट्स इट, ये अपना दैट्स इट। एबीसी क्लासेस समाप्त भाई, ये हो गया तुम्हारा आज की समाप्त वीडियो। ठीक है, और सुनो टाइम भाई, पता है 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बज गए सीरियसली वीडियो शूट करते करते। ठीक है, ये सुबह अपलोड हो जाएगी आपकी 5 बजे। ठीक है, ठीक, ओके जी। और देखो ये पूरा भाई बहुत दिल से बनाइए सीरियसली, वो क्लास के नोट्स रख दिए मैंने, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी डाटा देने की मुझे टेंशन हो रही है, जल्दी से जल्दी, क्योंकि इधर ऑफलाइन भी है तो ऑनलाइन मैंने सोचा नोट्स ही लगा देते हैं, लिखेंगे टाइम लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में लेके आऊंगा, टेंशन मत लेना, प्रैक्टिस सेट करता हूँ जुगाड़ सोमवार से। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने दे दिया तुम्हें। ओके, और सुनो वीडियो को प्लीज सीरियसली देखना है। ओके, जो नोट और जहर पॉइंट है, हाईलाइटेड है, उनको आपको देख लेना है, लिख लेना है, 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, एनसीईआरटी खत्म, इससे बाहर नहीं आएगा। बौद्ध धर्म जैन धर्म का कंपैरिजन करके पढ़ना है। ठीक है, महाजनपद यूपी में जितने सबकी राजधानी। ठीक है, और जो यूपी से रिलेटेड चीजें वो रट देनी है भाई, अच्छे से रीडिंग लगा के लिख लो, 5 पेज में क्रीम पॉइंट निकाल लोगे इस वीडियो में से, पूरी में से देख के। ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लेना, देख देख के लिखना है, लिखने से याद होता है। ठीक है, ओके, बाद बाकी अगली वीडियो में मुगल मीडिएवल हिस्ट्री लेके आऊंगा, एक मैं ऐसे इकोनॉमी करा दूंगा, सारे क्लास नोट्स लगाऊंगा। अब सही है ना? अब बताना ये सही तरीका है कि नहीं। ओके, प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में जो भी बता दो, अच्छा या बुरा। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइबर प्लीज़ यार, ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टच में पहुँचाओ। और भाई आपका आपके साथ है हर एक तरीके से, जो भी है कमेंट में बता देना। और डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मैंने डलवा दी हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, फेसबुक, टेलीग्राम में PDF डलवाने का। ठीक है, थैंक यू जी।